नमस्ते। मेरा नाम ऋषभ है और आप इस वक्त एग्जाम हैकर्स के प्लेटफॉर्म पर हैं। हमारा प्रयास आपको विज्ञान निशुल्क पढ़ाना है। हम इस प्लेटफॉर्म पर कक्षा 11, 10, 9 और 12 की विज्ञान, मैथ, इन सारे विषयों को क्रमवार तरीके से कवर करना चाहते हैं। और उसी क्रम में आज हम आपके लिए कक्षा 10 की फिजिक्स लेकर आए हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन है। आज हम प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, इसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को कवर करेंगे और क्रमवार तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट कराते जाएंगे। धीरे धीरे रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान भी आपकी जल्द ही समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आपको करना क्या है? आपको एक कॉपी, एक पेन और अपने फ़ोन को खुद से एक हाथ की दूरी पर रखकर लीड लगाकर तसल्ली से सुनना है, ताकि अगले 1 घंटे में आप मेरे साथ इस यात्रा का बेहतर अनुभव कर सकें और आप इस अध्याय को कंठस्थ कर सकें। पहली हेडिंग है कि साहब, प्रकाश है क्या? जो प्रकाश आपने लिख रखा है, ये स्लाइडें आपके बेहतर उपयोग के लिए बनाई गई हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, समय की हानि ना हो आपकी, इसलिए ये स्लाइडें बनी हैं, ताकि ये स्लाइडें मैं आपको दे दूं और आप इन स्लाइडों से अपना अभ्यास बेहतर बना सकें। चलिए समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक एंटिटी है, यानी किसी वस्तु पर जब लाइट पड़ती है तो उस वस्तु से परावर्तित किरणें आपकी आंखों तक आती हैं और आप उस वस्तु को देख पाते हो। उदाहरण के तौर पर समझें, आप ये बताओ, जैसे आप एक बंद कमरे में जाते हो जिसमें अंधेरा है। आप अंधेरे कमरे में पहुंचे, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कमरे में जो वस्तुएं रखी हैं उस पर कोई भी प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए परावर्तित किरणें आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही हैं और आप किसी वस्तु को नहीं देख पा रहे हो। अब आपने बटन को ऑन किया, बटन ऑन करते ही सारी वस्तुओं पर प्रकाश पड़ा। अब क्या हुआ? प्रकाश जैसे ही वस्तुओं पर पड़ा, हर वस्तु से एक परावर्तित किरण आपकी आंखों तक पहुंची और कमरे के भीतर रखी सारी वस्तुएं आपको दिखने लगी। तो प्रकाश एक प्रकार की एंटिटी है जो मदद करती है हर वस्तु को आपके लिए दृश्यमान बनाए। हर वस्तु आपको दिखे, प्रकाश इसमें आपकी मदद करता है। अब हम समझेंगे कि भाई प्रकाश की और क्या क्या वैरायटीज होती हैं, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। रटना कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे हम इस स्किल को समझेंगे। आप समझिए, आपने बचपन में ऑब्जर्व किया कि आपने एक शीशा लिया, सूर्य की किरण शीशे पर पड़ी और फिर आपने उस शीशे को चारों तरफ इधर उधर किया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आप एक चीज को भांप गए। क्या? नंबर एक, जो किरण शीशे तक पहुंची उससे ये पता चला कि साहब, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। नंबर एक। नंबर दो, कि अब वो पॉइंट जहां पर प्रकाश की किरण पड़ी थी वहां से वापस किसी एक ऑब्जेक्ट तक पहुंची जहां भी आपने अपना शीशा किया। इससे क्या पता चलता है कि ये किसी न किसी गति से इधर आई और इधर से इधर जा रही है। तो प्रकाश की एक निश्चित गति है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश एक निश्चित गति से गतिमान है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जबकि मैंने उदाहरण शीशा का लिया तो आप ये समझ गए कि जो प्रकाश किरण शीशा पर पड़ी वो वापस उसी माध्यम में लौटी। इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन जैसे भी गुण पाई जाती हैं। अगर आप अपनी क्लास को थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, कक्षा 12 तक पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि प्रकाश में ध्रुवण की घटनाएं होती हैं, प्रकाश में प्रकीर्णन की घटनाएं होती हैं। प्रकाश अपनी द्वैत प्रकृति यानी तरंग और कण के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, प्रकाश एक विस्तारित रूप लेता है जब आप अगली कक्षाओं में जाते हैं। तो वहां तक का सफर आप मेरे साथ जारी रखना। फिलहाल आप देखिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, मैंने बताया। प्रकाश जो निर्वात में इसकी गति है वो मैंने आपको बताई। मैंने बताया कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि प्रकाश तरंग और कण दो तरीके से व्यवहार करता है। मैंने आपको बताया कि प्रकाश पर जो पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल और दिशा बदल सकता है। क्या है इसका मतलब? देखो, मान लो आप एक खाली रोड पर दौड़ रहे हो। जिस रोड पर बढ़िया साफ सुथरी रोड है तो आप तेज दौड़ोगे। अब आपने ये पाया कि जैसे ही आप उस रोड पर दौड़ रहे हो और उस रोड पर बजरू डली हुई है,
या कि उस रोड पर विभिन्न प्रकार की चीजें डली हुई हैं, तो आप ये पाएंगे कि अब उस रोड पर आपकी गति कम हो जाएगी, क्योंकि उस गति से आप नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि अवरोध आपके रास्ते में आ चुका है। तो आप ये समझ पाएंगे कि उस गति से आप नहीं दौड़ सकते। ऐसा ही प्रकाश के साथ हो रहा है। जैसे ही ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी गति बदल जाती है और ये उस माध्यम में जाकर अन्य तरीके से काम करने लगता है। मुझे लगता है स्लाइड एक आप समझ चुके हो कि प्रकाश क्या है साहब और इसके गुण क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड आपको समझनी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, आपको मैंने जो उदाहरण बताया था उस उदाहरण से ही सारी घटनाएं घटनी हैं। आपने एक शीशा लिया और इस शीशा पर एक किरण गिरी और वो किरण उसी माध्यम में वापस लौटी। ऑब्जर्व कीजिए, बचपन में आप क्या कर रहे थे। बचपन में जब वो शीशा आप लेते थे, प्रकाश की किरण उस शीशा पर पड़ती थी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी जो आप चारों तरफ घुमाते थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि साहब जब किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर प्रकाश की कोई किरण टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना के लिए दो शर्तें बहुत जरूरी हैं। मास्टर, कौन सी हैं वो दो शर्तें? आगे समझिए कि वो दो शर्तें कौन सी हैं। पहली शर्त है कि सर, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है उसी बिंदु से प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है और उसी बिंदु पर होता है एक अविलंब। यानी कि पॉलिशदार सतह की एक ही बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं। दूसरी शर्त कौन सी है? ये आपकी सतह है, इस सतह पर ये अविलंब है। प्रकाश की एक किरण यहाँ टकराती है और दूसरी किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसमें ऑब्जर्वेशन की बात क्या है कि इसमें ये दोनों कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। बराबर के ही कोण पर प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है। मैंने आपको क्या बताया कि परावर्तन जब सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, इसे परावर्तन कहते हैं। आप समझ चुके हैं। नियम मैंने बताए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरी शर्त बताई कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मैंने आपको क्या बताया, इस चित्र से सब कुछ आप समझ जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पॉलिशदार सतह की एक ही बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। नंबर एक, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये आपस में बराबर होते हैं। इस चित्र से बहुत सारी परिभाषाएं हाथों हाथ बनाना सीखिए, रटना कुछ भी नहीं है। देखिए, आपतित किरण ये क्या है? किसी भी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आने वाली किरण, ये आपतित किरण हो गई। माध्यम से टकराकर वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण हो गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण हो गया। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण हो गया। हाथों हाथ ये परिभाषाएं बन गई। आपतित किरण की परिभाषा क्या है? किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आने वाली किरण। परावर्तित किरण की परिभाषा क्या हुई? किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से माध्यम से टकराकर वापस जाने वाली किरण। आपतन कोण की परिभाषा क्या हुई? अभिलंब और आपतन कोण के मध्य का कोण। परावर्तन कोण की परिभाषा क्या हुई? अभिलंब और परावर्तित कोण की मध्य का कोण। मुझे लगता है कि इस स्लाइड में आप सब कुछ समझ चुके हैं। ये घटना ही प्रकाश का परावर्तन है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बताया, मैं बार बार एक ही उदाहरण दे रहा हूं। कौन सा? कि साहब एक सूर्य की किरण आती है एक दर्पण पर और वो इधर उधर चली जाती है। सवाल फिर वही होगा कि दर्पण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। तो प्रकाश हर दर्पण पर अलग अलग तरीके से वर्क करता है। प्रकाश हर दर्पण पर प्रतिबिंब जो बनाता है वो अलग अलग तरीके से बनाता है। और ये समझने की बात है कि प्रकाश में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के साथ साथ विभिन्न दर्पण होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इस प्रकार के दर्पण होते हैं। आपको ये समझना होगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आइए समझते हैं। इस उत्पत्ति के लिए आप एक गोलीय दर्पण लेते हो।
जिस गोलीय दर्पण का ये केंद्र होता है और इससे ये इसकी वक्रता त्रिज्या होती है। मान लीजिए कि ये दर्पण मैं दो हिस्सों में काट देता हूं। अगर मैंने इस दर्पण को दो हिस्से में काटा तो कटने के बाद ये दर्पण कुछ ऐसा बन गया। कटने के बाद ये दर्पण कुछ ऐसा बन गया। आप इस दर्पण को देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप इस दर्पण को देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आपको ये समझना होगा कि इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं और इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। समझ की बात यह है कि आप ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण है और कौन सा दर्पण अवतल दर्पण है। देखिए, इसकी पहचान के लिए कुछ चीजें बहुत ही सामान्य हैं। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा कि जो भी दर्पण उत्तल दर्पण होगा उसके बाहरी सतह पर कलई होती होगी, उसके बाहरी सतह पर कलई होगी और पूरा सिस्टम अंदर की सतह से काम करेगा। जो भी अवतल दर्पण होगा उसके अंदर की सतह से सारे काम होंगे और उसकी जो भाग इसमें उभरा हुआ है, जो पृष्ठ आप इसमें देख रहे हैं, ऐसा जो पृष्ठ है, यानी कि जो पृष्ठ उभार की ओर है, इसमें उभरा हुआ जो पृष्ठ है उस पर पॉलिश होती है। और इसमें आप देखेंगे जो दबा हुआ पृष्ठ है, ये दोनों ही अवतल दर्पण बन रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो भी पृष्ठ इसमें है दबा हुआ है, वो पृष्ठ आपका उत्तल दर्पण है। और जो पृष्ठ बाहर की ओर से कलई है, अंदर से सारे काम हो रहे हैं, यानी कि उभरे हुए पृष्ठ पर जहां पॉलिश होती है, वो अवतल दर्पण होता है। ये दोनों दर्पण गोलीय दर्पण से बने हैं। ये दोनों दर्पण गोलीय दर्पण का हिस्सा होते हैं। ये चीजें आप पर्याप्त रूप से समझ चुके होंगे। आपको बस इतना समझना है, एक थाली लीजिए जो थाली गोलीय दर्पण जैसी है, इसे आप काटते हैं, काटने के बाद दो हिस्से बनते हैं, एक हिस्सा ऐसा और एक इस तरीके का कर्वेचर का हिस्सा। समझने की बात क्या है कि जो हिस्सा ऐसा बना है और जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश है और अंदर की सतह से काम हो रहा है, उभरे हुए सतह पर पॉलिश है और अंदर की सतह से काम हो रहा है, वो अवतल दर्पण है। और जिसमें अंदर की सतह पर पॉलिश है और बाहर की सतह से काम हो रहा है, वो उत्तल दर्पण है। यानी कि ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। ये सब लिखा हुआ है इसमें, आप और आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है। इसमें दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है। आगे आप समझेंगे ये अवतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं, ये उत्तल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं। ये सारी विशेषताएं मैं आपको अभी समझाऊंगा, क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए आपकी कक्षा में आते हैं। अवतल दर्पण पर 6 तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण पर 2 तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। उन प्रतिबिंबों से ही ये सारी विशेषताएं बनती हैं। हाथों हाथ प्रतिबिंब बनाएंगे और हाथों हाथ उसकी विशेषताएं समझेंगे, हाथों हाथ उसकी विशेषताएं समझेंगे। तो ये सारी स्थितियां आपको अभी देखनी है, यानी कि सीखनी है कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब 6 प्रकार के बनेंगे तो वो किस तरीके से बनेंगे, उत्तल दर्पण पर 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे तो वो किस तरीके से बनेंगे। ये सारी चीजें अभी हम हाथों हाथ सीखेंगे, तो ये स्लाइडें आपको एकदम रट जाएंगी। चलिए, ये सब यही वो प्रतिबिंब है जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। अभी ये सारी स्लाइडों पर वापस आऊंगा, एक एक स्लाइड सिखा कर जाऊंगा। ये स्लाइडें तो आपके अभ्यास के लिए बनाई गई हैं। ये उत्तल दर्पण पर वस्तु की प्रतिबिंब और उसकी स्थितियां बनती हैं, किस तरीके से बनती हैं आपको सिखाएंगे। ये आप देखिए, अवतल और उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थितियां, ये जो है सारी स्थितियां हैं आपके अवतल दर्पण की, और ये रही उत्तल दर्पण की, ये 6 और एक ये अभी आपको सिखाएंगे कैसे बनती हैं। और ये फिर दर्पण का सूत्र हो गया आपके, और ये आवर्धन वगैरह हो गया। ये आ गई नई स्लाइड, आइए सीखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं। कौन से होते हैं वो नियम? जब तक आप नियम नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे जानेंगे। पहले आपको सिखाता हूं, फिर वो नियम आपको लिखने भी पड़ेंगे सर। देखिए, मैंने बताया था कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण क्या होता है। मैंने बताया आपको कि ये जो दर्पण है, ये दिख रहा है आपको? हाँ, दिखेगा।
दूसरा कलर ब्लैक ही रखते हैं इसमें। हाँ, ये देखिए आप, ये कौन सा दर्पण है जिसमें भी उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश होगी, उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश होगी, वो आपका अवतल दर्पण होगा। ठीक है साहब, तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनते हैं। नियम क्या है देखो, अवतल दर्पण हमने गोलीय दर्पण से काटा था, नंबर 1 बात। जिस पॉइंट से ये यहां जुड़ता है, ये पी हो गया आपका ध्रुव, नंबर 1। ये इसका हो गया फोकस, फोकस। और ये सी जो है, ये इसकी हो गई वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है सर। अब हम देखते हैं, ये मान लिया मैंने कोई अनंत, और ये रखी है कोई भी वस्तु। अब प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं, जो नियम आप हाथों हाथ समझेंगे। कैसे, देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्योंकि हम इसी अक्ष के सहारे सारे काम करते हैं। तो ये जो आपका हो गया सर, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब देखो, प्रकाश की कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये सारे नियम लिखेंगे अभी, आप समझो बस थोड़ा सा, कि प्रकाश की कोई किरण, नंबर 1 नियम चल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर वापस आती है। हाँ तो वहां समझो, देखो, प्रकाश की कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर वापस आती है। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है फोकस से होकर वापस आती है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है फिर? सवाल ये होगा, आइए देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है साहब कि प्रकाश की कोई भी किरण जो फोकस से होकर जाती है, ऐसा करते हैं, इसमें कलर बदलते हैं। हाँ, प्रकाश की कोई भी किरण जो फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर वापस आती है। क्या है रूल नंबर 2? प्रकाश की कोई भी किरण जो फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर वापस होकर आती है। प्रकाश की कोई भी किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर वापस आती है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। आइए रूल नंबर 3 समझते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 भी आपको पता चलेगा। देखिए, कोई भी किरण जो कि वक्रता केंद्र से जाती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या से जाती है, जैसे मैं ये ले गया, ये लो ये, तो कोई भी प्रकाश की किरण जो वक्रता त्रिज्या से होकर जाती है, परावर्तन के बाद वक्रता त्रिज्या से ही वापस चली जाती है। रूल नंबर 3 क्या है? ये सारे नियम प्रकाश से प्रतिबिंब बनाने के लिए हैं अवतल दर्पण पर। ये जो है वो अवतल दर्पण है आपका, और ये है नियम, किस चीज के नियम? प्रतिबिंब बनाने के। नियम नंबर 1 क्या कहता है? कि कोई भी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है फोकस से होकर गुजरेगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कि कोई भी प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर निकल आती है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है? कि वक्रता त्रिज्या से जाने वाली प्रकाश किरण वापस वक्रता त्रिज्या से ही होकर जाती है। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। आप इन तीनों नियमों को समझ पाए? ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है? ये थोड़ा सा गंदा हो गया। चौथा नियम हम यहां समझ लीजिए, छोटे से हिस्से में। जैसे मान लो कि मैं यहां बनाता हूं, देखो, ये एक प्रकार का अवतल दर्पण हुआ, ये वो अपना सब सिस्टम होगा कि ध्रुव, फोकस और वक्रता त्रिज्या। तो चौथा नियम कहता है कि ध्रुव से टकराने वाली किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो आप प्रकाश के परावर्तन में समझ रहे थे कि कोई भी प्रकाश किरण किसी बिंदु से टकराती है, हालांकि पॉलिशदार सतह होनी चाहिए, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इन दोनों का जो एंगल होता है I बराबर R, वो बराबर होता है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन की शर्तें ही यही है, ये बुनियादी शर्तें हैं। तो यहाँ पर I बराबर R हो जाएगा। चौथी शर्त ये हो गई। ये मैंने
चारों रूल आपको समझा दिए प्रतिबिंब बनाने के। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि कोई भी प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो फोकस से होकर वापस आती है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर वापस आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर वापस आती है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश किरण जो वक्रता त्रिज्या से होकर जाती है वो वापस उसी माध्यम से वक्रता त्रिज्या से होते हुए लौट जाती है। ये रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश किरण जो किसी पॉलिशदार सतह पर किसी बिंदु से टकराती है वो वापस उसी माध्यम में उसी कोण से लौट जाती है। ये प्रकाश के प्रतिबिंब बनाने के कुल 4 नियम हैं। इन 4 नियमों से अब हम अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां सीखेंगे। मुझे लगता है कि आप इस चीज को तो बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। ये चारों नियम क्या हैं, मैंने अक्षरशः एक एक नियम को कई बार बताया है। आपको कॉपी पेन लेकर इन्हें नोट कर लेना है, इन्हें नोट कर लेना है, तभी ये पाठ आपको कंठस्थ होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहां दिखा रहा हूं और फिर मैं सबसे पहले यहां आपको एक स्थिति बताऊंगा, वो आपको रटवाऊंगा और फिर मैं यहां आपको फ्रेमिंग करके सब कुछ दिखाता जाऊंगा। देखिए कैसे। एक बहुत ही सॉलिड तरीका है इन्हें याद करने का, आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। आप आज पहली बार इस सॉलिड तरीका को समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं सर कि ठीक है, अभी आप देखिए इसमें क्या जलवा होगा। ये रहा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है साहब? अवतल दर्पण वो दर्पण है जिसमें उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ये इसका ध्रुव हो गया, ये सर इसका फोकस हो गया, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई और ये सर अनंत हो गया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। आइए, अवतल दर्पण पर मैं बता चुका हूं कि कुल 6 स्थितियां बनती हैं, जिन 6 स्थितियों से बने प्रतिबिंब हमें सीखने होते हैं। अब मैं ये सब क्या फॉर्मेट बना रहा हूं, मैं यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे हाथों हाथ आप ये सीख जाओगे कि कौन सी 6 स्थितियां होती हैं, उन 6 स्थितियों के प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। नंबर 1, सब कुछ बहुत ध्यान से सुनना है। ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न फिजिक्स एंड दिस इज द प्रोफेशनल वे। आप बस समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ सारे प्रतिबिंब के हिस्से दिखाऊंगा, यहाँ उनसे बनी बनी हुई छवियां दिखाऊंगा और फिर एक एक स्थिति को यहाँ लूंगा और जो 4 नियम मैंने आपको बताए थे अभी, आपने देखे होंगे वो, उन नियमों से सारे बनाकर दिखाऊंगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर। देखिए, नंबर स्थिति 1, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। नंबर स्थिति 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो। ये मैं बता चुका हूं कि ये सब क्या है, आपको थोड़े एफर्ट डालने ही होंगे। तो वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु जब वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में हो, वस्तु जब वक्रता त्रिज्या पर हो, वस्तु जब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच हो, वस्तु जब फोकस पर हो और वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच में हो। ये 6 स्थितियों में आपको प्रतिबिंब सीखने हैं। इन 6 स्थितियों में आपको प्रतिबिंब सीखने हैं। ठीक है साहब, इन 6 स्थिति में वस्तु होंगी और इन 6 स्थिति से बनेंगे प्रतिबिंब। कैसे बनेंगे वो यहां सीखिए। अवतल दर्पण जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश होती है, ध्रुव, फोकस, वक्रता त्रिज्या, अनंत की स्थिति। रटना क्या है? आप समझ रहे हो कि साहब ये सब चीजें देख रहे हो, आपने देखा कि यहाँ एक लिखा है, एक का मतलब क्या है कि वस्तु अनंत पर रखी हुई है। वस्तु की स्थिति, ठीक है सर, और ये है प्रतिबिंब की स्थिति।
प्रतिबिंब की स्थिति, ऊपर वस्तु की स्थिति है और नीचे प्रतिबिंब की स्थिति है। देखो, वस्तु अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कंडीशन नंबर 1, वस्तु अगर अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। बस इसको उल्टा करके चलना है, बस छठवीं स्थिति को पीछे लिख देना है। हाँ तो वहां रट जाएंगे, यहां सब कुछ मैं बना के सिखा दूंगा कि ये कैसे बना रहा हूं। हो गया चैप्टर खत्म। समझ रहे हो? बस पेशेंस रखो, धैर्य से सुनो कि भाई साहब मैं बोल क्या रहा हूं। वस्तु अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरी, वस्तु जब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच होगी तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा। ठीक है साहब? वस्तु जब वक्रता त्रिज्या पर होगी तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। ठीक है? वस्तु जब वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा। आप मान लो भूल गए कल के दिन, ये भाई कितनी बड़ी चीज है, एक अवतल दर्पण बनाओ, तुरंत ऐसी 6 स्थितियां लिख दो, फिर प्रतिबिंब की स्थिति कर कैसे लिख दो रफ कॉपी में। हाथों हाथ आप समझ जाओगे कि क्या मैं बोल रहा हूं और क्या ये लिखा हुआ है। नथिंग इज बिगर थिंग। आइए, पांचवा क्या है? वस्तु जब फोकस पर हो तो जो प्रतिबिंब होगा सर वो अनंत पर बनेगा। एकमात्र ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण में जो छठवीं है कि वस्तु P यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि छठवीं स्थिति कहीं यहां होगी। छठवीं स्थिति कहीं यहां होगी, यानी कि दर्पण के पीछे होगी। दर्पण के पीछे होगी। बहुत बढ़िया। अब इन सारी स्थितियों को यहां मैं लेता जाऊंगा और एक एक स्थिति आपके सामने क्लियर करता जाऊंगा। एक और ट्रिक सीख लीजिए। ये सारी वस्तु की स्थिति हुई, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। यहां जो भी प्रतिबिंब बनेंगे, यहां जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो वस्तु के आकार से छोटे होंगे। वस्तु के आकार से छोटे, यहां जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो वस्तु के आकार से छोटे होंगे। यहां जो भी प्रतिबिंब बन रहे हैं वो वस्तु के आकार से बड़े होंगे। एकमात्र वक्रता त्रिज्या ऐसी स्थिति है जहां वस्तु की स्थिति में वस्तु का जो भी आकार होता है वही आकार प्रतिबिंब का होता है, यानी कि यहां बराबर होता है। अगर ये चित्र आपने स्कैन कर लिया, पूरे जीवन में कभी आप नहीं भूल सकते कि कहां वस्तु की स्थितियां होती हैं और कहां प्रतिबिंब की स्थितियां होती हैं। ना एक पैसे का आपको रटना पड़ेगा कभी। दिस इज माय गारंटी। आगे देखते हैं। अब मैं सब कुछ बना के दिखाता हूं। जब वस्तु अनंत पर हो तो यहां बनाते हैं कलर। ठीक है। स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, हमें तो पहले ही पता है कि वस्तु अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सर? फोकस पे बनेगा। आइए, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गई वक्रता त्रिज्या और ये हो गया अनंत। कोई दिक्कत नहीं। अवतल दर्पण जिसके बाहरी सतह पॉलिशदार होते हैं। बहुत बढ़िया। ये रही अनंत पर आपकी वस्तु। कोई दिक्कत नहीं। नियम क्या थे? चार नियम सिखाए थे। चार, एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूं, फिर मत बोलना। चारों नियम रिपीट करवा दे रहा हूं फिर से। देखो साहब, ये अवतल दर्पण है। नियम क्या थे? पहला नियम, कोई वस्तु जो आपको मुख अक्ष के समानांतर जाएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। नियम नंबर 2, अगर वस्तु फोकस से होकर जाएगी तो मुख अक्ष के समानांतर निकलेगी। नियम नंबर 3, अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या से होकर जाएगी तो वक्रता त्रिज्या से ही वापस लौट जाएगी। नियम नंबर 4, अगर कोई वस्तु ध्रुव से टकराएगी तो उसी कोण से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। चलिए देखते हैं कि ये हो भी रहा है नहीं हो रहा है। ये रही वस्तु आपकी अनंत पे। पहली वस्तु से किरण निकली मुख अक्ष के समानांतर, तो जो गई वो फोकस से गई। नंबर 1, यही नियम तो सीखा था हमने।
इसके अलावा तो कोई नियम नहीं सीख लिया आपने साहब, यही नियम तो सीखा था ना। नंबर 2, वस्तु आपकी प्रतिबिंब से टकराती है और ये लो खड़क फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। और जहां भी आपके जो दो किरणें निकली थी, दो किरणें जो वस्तु से प्रतिबिंब पर यानी दर्पण पर डाली थी, वो जहां भी टकराएंगी परावर्तन के बाद वहीं बनेगा प्रतिबिंब। तो पहली जो किरण है वो ये है, और वो ये किरण है वो यहाँ गई, यहाँ से वापस आई, दूसरी यहाँ से गई और यहाँ वापस आई और यहाँ टकराई। तो यहाँ क्या बनेगा सर, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ये बन गया फोकस पर आपका प्रतिबिंब। वस्तु कितनी बड़ी थी, वस्तु कितनी बड़ी थी, प्रतिबिंब कितना छोटा है। मैंने क्या कहा था, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु के आकार से छोटे बनेंगे। सर यही तो बोल रहा था मैं, और यही तो हो रहा है। वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर है, और वस्तु के आकार से छोटा है। यही तो कह रहा था मैंने। जो पहले स्लाइड दिखाई थी उनमें यही सब लिखा था। रटना नहीं है कुछ भी, ये सब कुछ एग्जैक्टली पूरा फिल्म सा चल रहा है। मैंने एक कंडीशन आपको समझा दी कि जब वस्तु अनंत पर हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हाँ तो हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा मास्टर। वैसे आप लोग बताओ कि मजा आ भी रहा है कि वैसे ही बोर हो रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत आनंद सा आ रहा है कि भाई क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। दूसरा, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में हो। देखते हैं, हमें तो पहले ही पता है सर कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में होगी तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। हम नहीं मानते, मत मानो, अभी प्रूव कर दूंगा। हाँ तो हाथ प्रूव कर दूंगा, कैसे नहीं मानोगे। ये लो, ये दर्पण बना, अवतल दर्पण, जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश होती है सर, उभरे हुए पृष्ठ पर। बहुत बढ़िया, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये वक्रता त्रिज्या, ये अनंत। कहाँ रखनी है वस्तु, वस्तु इन दोनों के बीच रखनी है, यानी कि वस्तु कहीं यहां रखनी है। रख दी, ठीक है। आगे देखते हैं। ये लो, वस्तु से पहली किरण गई हमारी। पहली किरण क्या कहती है कि भैया मुख्य अक्ष के समानांतर गए हैं, ठीक है, जाओ। अगर आप मुख्य अक्ष के समानांतर गए हो तो आपको फोकस से होकर आना पड़ेगा। अगर आप मुख्य अक्ष के समानांतर गए हो तो सर अरे भैया, तो फोकस से होकर आपको गुजरना होगा। ये मुख्य अक्ष के समानांतर गए तो इन्हें फोकस से होकर गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बताओ, दूसरी किरण कैसी डालनी है। अगर हमने दूसरी किरण फोकस से डाली तो वो कैसी जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। नंबर 1 किरण होगी। दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम यही तो कहता था ना सर कि अगर आप कोई भी किरण फोकस से डालते हो तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। देखते हैं, ये देखो साहब कि अगर हमने दूसरी किरण, ये देखो फोकस से गुजार दी, दूसरी किरण सर अगर हमने फोकस से गुजारी है तो ये जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, ये गई मुख्य अक्ष के समानांतर। और जब मैंने आपको बताया जहां भी दो किरण टकराएंगी, जो प्रतिबिंब से किरण आती हैं परावर्तन के बाद, वो जहां दो टकराएंगी वहीं आपकी छवि बनेगी, वहीं आपकी पिक्चर बनेगी। तो ये यहाँ टकराई, तो मैंने कहा ठीक है सर, ये आपकी पिक्चर बन गई। ये पिक्चर आप देखिए, आपको इतने से ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ क्या कहा है कि यदि इन दोनों के बीच में आपकी वस्तु रखी है, प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। वस्तु कितनी बड़ी है ये आप देखो, इसका वस्तु का ग्राफ, और प्रतिबिंब का ग्राफ देखो, प्रतिबिंब कितना छोटा बना है। एक और बात, जितनी भी ये 5 स्थितियां हैं, ये इन सारी स्थितियों में वस्तु उल्टा और वास्तविक बनेगा।
जो प्रतिबिंब है उल्टा और वास्तविक। केवल ये छठवीं स्थिति होती है क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है तो ये आभासी होता है, लेकिन ये मुख्य अक्ष पर ही बनता है इसलिए सीधा बनता है। हाथों हाथ सब कुछ याद हो रहा है। ये सर्वस्तु की स्थितियां रही, ये प्रतिबिंब की स्थिति रही। अगर ये 5 स्थितियां हैं तो कुछ इस तरीके से 5 तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ वस्तु के आकार से छोटा, यहाँ बड़ा, यहाँ बराबर, उल्टा और वास्तविक। बताओ क्या रटना है? बोलो क्या रटना है? कुछ रटना है इसमें? कुछ नहीं रटना है, सब कुछ हाथों हाथ है। देखते हैं। ये मैंने दूसरी स्थिति आपको समझा दी, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। मैं जो बोल रहा हूं वही हो रहा है, वस्तु के आकार से छोटा है, उल्टा और वास्तविक है। खत्म कहानी। तीसरी स्थिति पर चलते हैं। क्या है तीसरी स्थिति सर? अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो। आओ ऐसे भी हाथों हाथ देख लेते हैं। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर होगी तो क्या होगा जनाब? देखते हैं। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश होती है। इतनी बार बता चुका हूं, अगर अब भी आपको याद नहीं होता है तो छोड़ दो भाई, काहे लगे हो पढ़ाई लिखाई में। ये इसका ध्रुव, ये इसका फोकस, वक्रता त्रिज्या, ये अनंत। कहानी क्या है कि अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी हो तो आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अरे हमें पता है भाई कहाँ बनेगा, ये लोग बता दे रहे हैं कहाँ बनेगा। कि अगर वस्तु आपकी वक्रता त्रिज्या पर हो तो आपका प्रतिबिंब जो है हमेशा वक्रता त्रिज्या पर बनता है, बराबर बनता है, उल्टा वास्तविक बनता है। प्रूव करो, काहे माने? मत मानो, लोग प्रूव करते हैं। ये हमने किरण डाली। किरण कैसी है? मुख अक्ष के समानांतर है। नियम नंबर 1 कहता था कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर जाती है उसको सर आप फोकस से गुजारिए, वरना हम तो नाराज हो जाएंगे। ये गई और ये फोकस से हमने गुजार दी। अगर आप पटरी से बनाओगे ना नाप तोल के, एग्जैक्ट बनेगा, एग्जैक्ट। दूसरा नियम सर 2 क्या कहता है? वस्तु अगर आप फोकस से गुजारोगे तो मुख अक्ष के समानांतर जाएगी। नहीं मानते? अभी मानोगे। ये देखो, वस्तु आपकी फोकस से जाती है और ये मुख अक्ष से वापस होकर आती है। वस्तु आपकी फोकस से जाती है और ये मुख अक्ष के, अरे बन जाओ सीधी, और ये मुख अक्ष से समानांतर होकर लौट आती है। नियम नंबर 2 क्या कह रहा था? कि वस्तु जो मुख अक्ष के समानांतर जाती है फोकस से गुजरती है, वस्तु जो फोकस से जाती है मुख अक्ष के समानांतर आती है। ये नियम नंबर 2 हो गया। बहुत बढ़िया। और ये दोनों यहाँ कट करती है तो यही बना प्रतिबिंब। थोड़ा दिमाग लगाओ जरा सा कि ऊपर का ग्राफ ये वाला, नीचे का ग्राफ ये वाला बराबर है नहीं है? है ना बराबर? मैं बोल क्या रहा हूं तब से, वस्तु की स्थिति अगर वक्रता त्रिज्या पर है साहब तो जो है प्रतिबिंब आपका वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। उल्टा बन रहा है, ये ऊपर ये नीचे उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। दर्पण के पीछे तो बन ही नहीं रहा है, दर्पण के नीचे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और बराबर बन रहा है। 3 स्थितियां हाथों हाथ कवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 3 स्थितियां कवर। चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति क्या है साहब? बताओ। चौथी स्थिति आपकी ये है कि अगर वस्तु फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखी हो, वस्तु फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो, वस्तु फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो। ठीक है, आओ चौथी स्थिति के साथ करते हैं खेला। मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है अवतल दर्पण,
75 बार बता चुका हूं। ये हो गया, ये P F C अनंत। वस्तु कहाँ रखनी है साहब? वस्तु रखनी है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में, कहीं यहां। आओ, तो फिर हमने ये रख दी वस्तु आपकी वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच। नियम क्या है? वही नियम है यार, दो पुराने। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु जाती है तो फोकस से होकर निकल जाती है। ये लो, निकाल दो। ये फोकस से होकर निकल गई। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो फोकस से होकर निकल जाती है। नियम नंबर 2 क्या था? वस्तु अगर फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। दो ही नियम चल रहे हैं, 4 परिस्थितियां बता चुका हूं, 2 के अलावा तीसरा नियम नहीं लगाया अब तक। सारी चीजें स्पष्ट आपकी आंखों के सामने लिखी हैं। इसमें एक पैसे का बता दो कि रटना क्या है। यही टॉपिक तो था ना जो हवा बना हुआ था, सबसे कठिन था। क्या है इसमें कठिन? बताओ जरा, है कुछ कठिन? आइए, तो ये बनाया मैंने। दूसरी स्थिति क्या है कि वस्तु फोकस से गई, चले जाने दो, और फिर वो मुख्य अक्ष के समानांतर वापस लौटी लौटी और यहां काटती है। तो ये सर इसका प्रतिबिंब बन गया। वस्तु आपकी जरा देखो सर, छोटी है। ये वस्तु का ग्राफ देखो जरा, थोड़ा दिमाग लगा के। ये छोटा है और ये प्रतिबिंब का ग्राफ थोड़ा देखो। ये ग्राफ ये बड़ा है ना। क्या बोल रहा था मैं कि अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में हो, यानी चौथी पोजीशन में हो, तो यहां बनता है, यानी वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच। कहां बना है? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच। कहां बना है? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच। उल्टा और वास्तविक बनेगा। क्या बना है? उल्टा बना है, वास्तविक बना है, बड़ा बनेगा। ये देखो आप, वस्तु कैसी है? इत्तू सी। ये प्रतिबिंब में कैसा है? इतना सा। बड़ा बनाया ना। जो भी यहाँ लिखा है वही सब यहाँ हो रहा है। आपको बस ये बनाना है। दो नियम, 4 नियम समझाए थे, 2 नियम से पूरा काट हो गया अपना। ये मैंने 4 स्थितियां आपको समझा दी। 5वीं स्थिति समझाऊंगा कि अगर आपकी वस्तु जो है फोकस पे हो। आप तो कहोगे कि अगर वस्तु फोकस पे हुई तो आप, यानी कि वस्तु अगर फोकस पे हुई तो प्रतिबिंब आप कहाँ बना दोगे? अनंत पे बना दोगे। यही तो आपने कहा। देखते हैं, क्योंकि आपके लिए प्रूव करना पड़ेगा सब कुछ। करते हैं वही कि वस्तु जब आपकी अनंत, यानी कि वस्तु जब आपकी कहाँ हो? फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो। ये क्या है? अवतल दर्पण। नहीं आ रहा ना समझ में? नहीं आएगा अब। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्लियर कैसे आएगा समझ में मेरे दोस्त? ये ध्रुव हो गया, फोकस हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, और ये अनंत। अगर आपकी जो वस्तु है वो फोकस पर रखी हो, रखो। ये रख दी मैंने वस्तु फोकस पे। अगर आपकी वस्तु फोकस पर रखी हो, नियम पहला क्या कहता है कि एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, ठीक है, फोकस से होकर गुजर जाती है। फोकस से होकर, ये नहीं दिख रही होगी, ये दिखेगा आपको। तो फोकस से होकर गुजर जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक नियम और समझाए थे बाबू। चौथा नियम था कि कोई भी वस्तु जो है, अगर उसकी किरण प्रतिबिंब के ध्रुव से टकराएगी, उसी कोण से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। आइए इसको यहाँ टक्कर करवाते हैं। उसी माध्यम में इसको वापस लौटना है साहब, और ये यहाँ वापस लौटेंगे। अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो अभी दिखाने का जुगाड़ कर देते हैं आपके। उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, और ये यहाँ कहीं अनंत पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, जो प्रतिबिंब आपके सोचने से परे होगा। मैंने क्या कहा था? अगर वस्तु फोकस पर होगी, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा बाबू। तो वस्तु कहाँ है? वस्तु अनंत पर है।
तो प्रतिबिंब यानी वस्तु कहाँ है, वस्तु जो है फोकस पर है। वस्तु कहाँ है, वस्तु फोकस पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। क्या ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है? वस्तु कितनी सी है, ये रही आपकी वस्तु का ग्राफ। प्रतिबिंब का ग्राफ देखो, ये रहा आपके प्रतिबिंब का ग्राफ। क्या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है? हाँ है। लिखा क्या है, यही लिखा है, उल्टा वास्तविक है। उल्टा वास्तविक है। 5 स्थितियां क्लियर कट हो चुकी हैं। छठवीं स्थिति पर आते हैं। छठवीं स्थिति पर आते हैं। छठवीं स्थिति क्या कहती है? छठवीं स्थिति कहती है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और छठवीं स्थिति का आपको वो दे दें होमवर्क, नहीं देंगे बाबू, करोगे नहीं तुम। जब आपकी जो वस्तु है वो कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ये ध्रुव हो गया, फोकस, मुख्यतः त्रिज्या अनंत। ये रही आपकी वस्तु। ये हो गया लफड़ा, क्योंकि ये बनेगा नहीं, पीछे तो मैंने सब कुछ लिख रखा है। इसमें छोटे से काम चलाओ साहब, आप इससे चलाओ काम। आइए, तो जब वस्तु यहाँ रखी हुई है आपकी, ये वस्तु मैंने रख दी, वस्तु मैंने रखी है कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में। ये छठवीं स्थिति है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा। यही बताया था, प्रूव कर रहे हैं। जब वस्तु मुख अक्ष के समानांतर जाती है, जब वस्तु मुख अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से लौटकर वापस आती है। तो फोकस से लौटकर वापस आती है। नंबर एक, नंबर एक, नंबर एक। जब वस्तु ध्रुव से टकराती है, जब वस्तु प्रतिबिंब में ध्रुव से टकराती है, सेम कोण से वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। ये लो और ये लो, सेम माध्यम में वापस लौट गई। यहां कहीं प्रतिबिंब तो बन ही नहीं रहा, यहां कहीं प्रतिबिंब तो बन ही नहीं रहा। तो इसीलिए करते क्या है कि दर्पण के पीछे कुछ आभासी किरणें बना लेते हैं, और आभासी किरणें जहां टकराती हैं वहीं होता है इस छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण। देखते हैं, ये माना मैंने ये पीछे की तरफ थोड़ा सा अक्ष बढ़ाया, ये यहाँ किरण मैंने पीछे की ओर खींची और ये यहाँ भी खींची और ये यहाँ टकरा गई, तो ये बन गया प्रतिबिंब। छठवीं स्थिति में वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है? हाँ है। तो छठवीं स्थिति की 5 स्थितियों का सब कुछ ये लिखा हुआ है साहब, छठवीं स्थिति का लिख दे रहे हैं, एक बार 2 मिनट में रिकैप करवा देंगे, बस हो गया। छठवीं स्थिति में क्या प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है? वस्तु से बड़ा। क्या ये प्रतिबिंब के लिए बातचीत चल रही है? प्रतिबिंब के लिए छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है साहब, है। क्या ये आभासी है? दर्पण के पीछे बना है जनाब, आभासी ही होगा, आभासी है। वस्तु से बड़ा है, आभासी है, और क्या पूछोगे? और कुछ पूछोगे? नहीं पूछोगे। दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बनता है। ये 6 की 6 स्थितियां अब आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। यहां प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, यहाँ प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, यहाँ प्रतिबिंब उससे बड़ा बनता है, यहाँ प्रतिबिंब बराबर बनता है,
यहाँ प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और यहाँ तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। समझ रहे हो? तो ये 6 स्थितियां हो गई। पहली स्थिति में ये हो गई, दूसरी स्थिति में ये, तीसरी स्थिति में वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा सीधा, चौथी स्थिति में आपको मैं बता दूं कि ये हो गया। यानी कि चौथी स्थिति जब वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच में हुए तो वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़े बनेंगे। ये देखो दोनों लिखे हैं, वस्तु से बड़े बनेंगे और आपके ये वस्तु से बड़े बनेंगे, उल्टे बनेंगे और वास्तविक बनेंगे। पांचवी स्थिति में जब आप फोकस पर होगे वस्तु आपकी अनंत पर बनेगी। छठवीं स्थिति में जब आप वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखोगे वस्तु से बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। मुझे लगता है कि ये 6 की 6 स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हाथों हाथ आप सब कुछ रट लेंगे। ये वस्तु की स्थिति लिखी है, ये प्रतिबिंब की स्थिति लिखी है, किसी भी जगह यही टॉपिक जो आपके लिए हुआ बना हुआ था, अब आप इसे बिल्कुल अच्छे से रट लेंगे। रफ कॉपी में ये 2 चीजें बना लो, सारे के सारे 6 स्थितियों को आप ऐसे छाप दो। मैंने 6 की 6 स्थितियां बहुत ही अच्छे से कलरिंग करके आपको बनाकर दिखाई हैं। अब आप ये सीख चुके होंगे। आइए देखो, यही तो था सब कुछ। जो 6 स्थितियां मैंने अभी आपको सिखाई थी, यही सब कुछ अब स्लाइडों में लिखा है, जो आप तसल्ली से पढ़ते रहिए, रटते रहिए। वस्तु अनंत पर है, फोकस तल पर बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, यही समझाया था। वक्रता अनंत के बीच में है तो फोकस और सी के बीच में बनेगा, ये बनेगा। ये सब कुछ हम बहुत कायदे से समझ चुके हैं। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां और समझनी है, उसके बाद ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस चैप्टर में देखिए आप क्या क्या बचता है। हम यहाँ सब कुछ समझ चुके थे, ये सब कुछ देखो आप परावर्तन वगैरह समझ चुके थे, ये सब कुछ आप समझ चुके हैं। दर्पण क्या होता है, देखो दर्पण के गुण ये वही लिखे हैं। ऐसा दर्पण जिसकी सतह गोल हिस्से का वो गोलाकार दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश हो। उत्तल दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश हो। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए से स्लाइडें मिली हैं आपको। वस्तु कैसी बनेगी अवतल दर्पण में, अभी आपको सारी दिखा दी। 5 स्थितियों में तो ये उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। एक स्थिति में आभासी और सीधा बनता है। और उत्तल दर्पण की स्थितियां ये हैं, और ये सब कुछ आप सीख चुके हो। दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम जो 76 बार तब से मैं बता चुका हूं। ये 4 के चारों नियम हैं, ये 1 2 3 और 4। ये चारों नियम कम से कम 50 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, आराम से पढ़ो। ये समझ चुके हैं स्लाइड में हम। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, एक एक प्रकृति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करके सब दिखाया था उस चित्र से। ये 6 की 6 स्थितियां पढ़ चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं। ये 6 स्थितियां देखो, यही चित्र सारे बनाए थे अभी। अनंत पर देखो ऐसा बना था, ये देखो ऐसा बना था। ये 6 की 6 वक्रता त्रिज्या पर देखो ये दोनों बराबर बने हैं, ऐसा ही बना था ना अपना भी। तो ये 6 की 6 स्थितियां बनाकर दिखा चुके हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। केवल अब बचता क्या है, उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बनती हैं, वो अभी सिखाएंगे। ये सब कुछ सिखा चुके हैं। हाँ, दर्पण का फॉर्मूला और बचता है, और ये बचता है, और बस। तो सबसे पहले दर्पण का फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद फिर उत्तल दर्पण की प्रकृतियां समझा देंगे। ये हम देख चुके हैं। तो ये सब कुछ हो चुका है। कितनी चीजें बचती हैं आपकी, एक उत्तल दर्पण पर 2 स्थितियां, दर्पण के नियम में, यानी कि दर्पण में प्रॉपर्टी कि दर्पण में कहाँ आपको फोकस प्लस लेना है, कहाँ वस्तु प्लस लेनी है, कहाँ प्रतिबिंब प्लस लेना है। आवर्धन m बराबर I बटे O बराबर माइनस B बटे U, ये बचा है। यानी कि हाथ गिनकर आपका आधा घंटे का जो है कंटेंट बचा हुआ है। सबसे पहले आप इस वीडियो को कंज्यूम कीजिए, इस वीडियो पर अपने फीडबैक दीजिए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो दूसरे ही दिन आपकी इन तीनों चीज़ों को अपलोड कर दिया जाएगा। तुरंत ही आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही 1.5 घंटे का कंटेंट बनेगा, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सारी घटनाएं, यानी कि क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, और साथ साथ प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, इन दोनों पर कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल ये करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।